सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कहा तक की बात हो गई थी हमारी। लास्ट सेशन में हम लोग पहुंच गए थे ई और जी और के और म्यू के रिलेशन तक, है ना। हम लोगों ने समझ लिया था आइसोट्रोपिक क्या होता है, होमोजेनस क्या होता है ना। बेसिक हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है, इलास्टिक कांस्टेंट कहाँ से चले आते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच का रिलेशन क्या होता है, और इलास्टिक कांस्टेंट से कितने प्रकार के क्वेश्चन हमारे पॉसिबल होते हैं, राइट। अब इस बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। देखिए आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हम कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ के बारे में, ठीक है, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो आइए एक बार और हुक्स लॉ की शुरुआत करते हैं। आप सोचोगे सर ये तो कल आपने बताया था, तो कल पूरा नहीं बताया था, अब इसको पूरा करेंगे। देखिए कैसे हम यहां से चीजों को देखेंगे। तो हुक्स लॉ की बात करते हैं, आइए। तो अगर हम हुक्स लॉ की बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक। कल हम लोगों ने 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन इन सब का चक्कर समझ लिया था कि भाई क्या चक्कर है इसका, है ना। मान लो हमारे पास एक 2 डायमेंशनल बॉडी है और इसकी क्रॉस सेक्शन कुछ इस प्रकार की है कि ये डी है और ये बी है, राइट। अब इसके ऊपर मैं फोर्स लगा दूं, अगर मान लीजिए इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक पी फोर्स लगा दी, एक पी फोर्स यहाँ पे लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट सेशन में हमने 2 हिसाब किताब समझे थे, एक तो हुक्स लॉ का हिसाब किताब समझा था, एक पॉइजन रेशियो का हिसाब किताब समझा था। आइए अब इसी को थोड़ा सा और कुछ तरीके से देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले अगर हुक्स लॉ की बात करूं तो हुक्स लॉ कहता था कि सर नॉर्मल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। और यहां से हमारा कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी चला आता था, राइट। ई हमारा यहां से आ जाता था। अब सवाल ये उठा कि सर ये स्ट्रेस क्या होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, हम इन जनरल जानते हैं कि स्ट्रेस जो होती है वो फोर्स बटे एरिया होती है, फोर्स अपॉन एरिया होती है, इस बात से हम वाकिफ हैं, राइट। अब जब मैं फोर्स की बात करता हूं तो वो फोर्स क्या है, वो फोर्स यहाँ पे पी है, राइट। ये किसी किताब में आपको P मिल सकती है, किसी क्वेश्चन में आपको F मिल सकती है, किसी क्वेश्चन में आपको W मिल सकता है, किसी क्वेश्चन में कोई वैल्यू मिल सकता है ना। वो कोई परेशानी की बात नहीं है। फोर्स अपॉन एरिया। अब ध्यान से सुनिएगा, एरिया की जब मैं बात करता हूं तो कौन सा एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट। हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्त इस एरिया की, है ना। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन का एरिया, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, नॉर्मल एरिया, राइट। तो ये नॉर्मल एरिया क्या है, तो ये क्रॉस सेक्शन साहब रेक्टेंगुलर है, तो ये जो एरिया हो गया वो B इंटू डी हो गया। क्या इस बात की सेंस बनती है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में कई बार आपको सिंपल यही क्वेश्चन मिल जाता है कि फोर्स इतनी है, एरिया इतना ही है ना। तो स्ट्रेस क्या होगी, तो स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स बटे एरिया। अब यंग्स मॉडुलस है तो यंग्स मॉडुलस को ऐसा ही रख दिया। और ये कौन सी स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कौन सी स्ट्रेन होती है, जो लोड के डायरेक्शन के पैरेलल होती है। तो जो लोड के डायरेक्शन के पैरेलल होती है वो क्या होती है, डेल्टा एल बाई एल होती है, राइट। अब यहां से अगर मैं कहूं कि डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल, है ना, अपॉन इस BD को मैं अगर A लिख दूं, ये P बाई BD को आप P बाई A भी बोलो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि PL अपॉन AE, तो क्या आपको कोई दिक्कत समस्या होगी, बोलिए बोलिए, समझ में आता है, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का कोई लोड लग रहा हो, जो कि एक नॉर्मल लोड हो, एक एक्सियल लोड हो, तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन कितना होगा, उसका फॉर्मूला समझ में आया, PL अपॉन A। मेरी बात गौर से सुनिएगा मेरे भाई, इस पूरे चैप्टर में इस डिफ्लेक्शन और स्ट्रेस के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, बस केसेस डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे इस तरीके का लोड लग रहा है, कभी सेल्फ वेट लग जाएगा, है ना। अभी कुछ अजम्पशन भी हमारे बाकी थे, 5 अजम्पशन होते, कल 2 डिस्कस हुए थे, 3 और बच रहे हैं, उसकी बात करेंगे, ठीक है। सो डिफ्लेक्शन क्या होता है, PL अपॉन A। पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला लग रहा है। जैसे आप कहोगे सेल्फ वेट का केस आ गया और इस डिफ्लेक्शन कैसे निकाले, ऐसा ही निकलेगा, फॉर्मूला ही एक है। सर इंपैक्ट लोडिंग आ गई, डिफ्लेक्शन कैसे निकाले, ऐसा ही कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला ही एक है। सर बार टेपर हो गई, कैसे निकाले, ऐसे ही निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला ही एक है। समझ में आ रहा है। थर्मल स्ट्रेस लग गई,
थर्मल टेम्परेचर है कैसे निकाले सर, ऐसे ही निकाले, फॉर्मूला ही एक है। तो कुल मिलाकर के हर जगह कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर में आपका जुगाड़ लगता रहेगा। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, क्योंकि गलतियां हमारी केवल फॉर्मूले में नहीं, गलतियां हमारी यूनिट्स में भी होती हैं, है ना। हम लोगों ने मैकेनिक्स में एक चैप्टर पढ़ा, थोड़ा बहुत यूनिट फिर से बता दूं युवराज, मैं फिर से बता देता हूं दोस्त। देखिए क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, कल ये बॉडी इस तरीके की हमने देखी थी, इसके ऊपर हमारा एक एक्सेल लोड लग रहा है P, है ना। तो हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे हुक्स लॉ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुक्स लॉ कल हमने समझा था कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, युवराज, यस और नो, है ना। तो जब हमने समझा कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ये E आ गया था। अब स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस हम जानते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया होती है। अब फोर्स क्या है बताइए, फोर्स आप P है ना, और एरिया क्या है, एरिया कौन सा यूज करते हैं, एरिया हमेशा नॉर्मल, ठीक है, फोर्स के नॉर्मल इस केस में, है ना। तो भाई यहां पे नॉर्मल एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है जो क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो अगर ये एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आपको दिख रही है B और D, तो एरिया क्या हो गया, B और D हो गया, ठीक है। तो मैंने स्ट्रेस की जगह रख दिया P/A, यंग्स मॉडुलस की जगह E है, स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल हम जानते हो कि डेल्टा L अपॉन L होती है। तो यहां से जो डेल्टा बन गया वो क्या बन गया, PL अपॉन A बन गया। बताइए क्या इस बात की सेंस बनी, युवराज बोले। डन। तो अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले का क्या हिसाब किताब है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें किस प्रकार से यूज करना है, इसमें यूनिट वगैरह का क्या खास हमको ख्याल रखना होगा। आइए तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जस्ट ये एग्जांपल इसलिए कि हम वैल्यू रखना सीख जाए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आपके बन जाते हैं। तो मान लेते हैं, ठीक है, अब ये मैं अपने मन से बना रहा हूं, तो हो सकता है इसकी कैलकुलेशन में कैलकुलेटर की जरूरत आपको महसूस हो, लेकिन विश्वास रखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसा नहीं होगा। ये जस्ट मैं आपको यूनिट वगैरह समझाने के लिए एक मेथड आपको मतलब फॉर्मूला रख करके आपको बता रहा हूं। तो मान लीजिए एक बॉडी है जिसकी लेंथ आपके पास 1 मीटर है, ठीक है। मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एक कुछ इस तरीके का है, जिसका एरिया आपको दिया हुआ है 25 mm स्क्वायर। तो अगर एरिया डायरेक्ट ना दिया होता तो भी निकाल लेते, भाई रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो B इंटू डी। अगर कहीं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता तो क्या होता है, एरिया π/4 D स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है इसमें, ये पता है हमको, बहुत बढ़िया बात है। तो लेंथ दी है 1 मीटर, मान लीजिए यंग्स मॉडुलस दिया है 200 GPa। अब अगर मैं इसके ऊपर एक लोड लगा दूं, लेट्स सपोज 10 किलो न्यूटन, ठीक है, या लेट इट बी 25 किलो न्यूटन। अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा दूं 25 किलो न्यूटन की, तो एक सवाल कई लोग पूछते हैं सर आप दोनों तरफ क्यों लगाते हो, है ना। ये हमेशा एक तरफ लगाओ तो कोई दिक्कत है, तो एक तरफ लगाओ तो दिक्कत ये है, अगर इस बॉडी पे सोचो इस तरफ फोर्स ना लगे तो ये बॉडी तो मूव कर जाएगी ना, यस और नो। अगर ये बॉडी मूव कर जाएगी तो ये रिजिड बॉडी मैकेनिक्स हो जाएगी, है ना। क्या समझा था हमने कल, क्या समझा था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रही है तो फोर्स कुछ तो करती है, कुछ तो वो करेगी, या तो उस बॉडी को मूव करा देगी। अगर उस बॉडी को मूव करा दिया तो हम रिजिड बॉडी मैकेनिक्स की तरफ चले जाएंगे। मतलब हम किस तरफ चले जाएंगे, हम बात करने लग जाएंगे एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की, है ना, डायनामिक इक्विलिब्रियम की, डीलेम्बर्ट प्रिंसिपल की, है ना। तो जब हम सॉम की बात करते हैं तो सॉम में दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगाते हैं ताकि बॉडी का डिफ्लेक्शन हो, समझ में आ रहा है, उसका मूवमेंट ना हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें डेल्टा निकालना है, ठीक है। तो लोड की पहचान करिए, लोड कैसा है, एक्सियल लोड है। जैसे ही एक्सियल लोड आपको पहचान में आया, आपने क्या किया कि साहब हम ऐसा कर लेते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू PL अपॉन A, फॉर्मूला ही एक है हमारे पास, यस और नो। अब वैल्यूज पुट करेंगे, तो डेल्टा क्या रखेंगे, डेल्टा में P क्या रखोगे, 25 किलो न्यूटन है तो 25 इंटू 10 टू द पावर 3, है ना, न्यूटन में बदल दिया, ठीक है। लेंथ किस में रख दो, mm में रख दो, है ना, ठीक। अपॉन एरिया 25 mm स्क्वायर है तो 25 रख दिया, राइट, इनटू यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस कितना है, 200 GPa। तो GPa को किस में बदलूं,
किसमें बदलूं? मेगा पास्कल में बदलूं। क्यों मेगा पास्कल में बदलूं? यूनिट का खेल समझिए। देखिए ये मैंने आपको पहले भी शायद समझाया था, लेकिन मैं फिर से समझा देता हूं। देखो 1 पास्कल मतलब होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो 1 मेगा पास्कल बराबर कितना होता है? 1 मेगा पास्कल होता है 1 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। m फॉर मेगा मतलब 10⁶ और 1 मीटर में कितने mm होते हैं जी? 1000, है ना। तो अगर मीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में बदलूं तो 10⁶ नीचे भी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 1 मेगा पास्कल 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। और जब भी दुनिया में आप कोई इक्वेशन लगाए तो एक बात का जरूर ख्याल रखें कि सबकी यूनिट समान हो, ठीक है। कैसे समान हो जी? अगर आपने देखो लेंथ को आपने मीटर से mm में चेंज कर दिया तो बाकी सब चीजें भी mm में होनी चाहिए। जैसे एरिया mm स्क्वायर में रखा, तो ये जो न्यूटन जीपीए मतलब क्या है? हाँ लैपटॉप पे आकाश, कैपिटल AKASH। हाँ मेरे लैपटॉप का पासवर्ड अब सारी दुनिया को पता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आइए देखते हैं। सो भाई क्या बात हो गई? ये हो गया। हाँ मैं क्या बता रहा था, तो हमने इसको कैसे बदल दिया? जीपीए में। हमने इसको जीपीए में बदल दिया, सॉरी मेगा पास्कल में बदल दिया। क्यों? क्योंकि जब हमने बाकी चीजों को mm में रखा है तो हमें इसको भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 200 × 10⁶ यूनिट का खेल समझ में आया, है ना। कॉम्बिनेशन याद रखिए, न्यूटन, mm और मेगा पास्कल। हाँ नहीं रखना पड़ेगा। अगर आपने इसको मीटर में रखा, देखो हमें क्या करना है, हमें चीजों को आसान करना है, ठीक है। अगर आपने लेंथ मीटर में रखा तो एरिया को भी मीटर स्क्वायर में बदलो और यहां पर भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रखो। सिंपल फंडा क्या है कि आप एक ही यूनिट को लेकर के चलो। अगर न्यूमरेटर में mm रखा है तो नीचे भी सब कुछ mm में होना चाहिए। क्या इस बात का सेंस बना? ये बात सुनने में बहुत, अरे सर हमको तो ये पता है, दुनिया भर की गलतियां करते हैं लोग इसमें, समझ में आ रहा है, ठीक है। आज तक बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत पढ़ने लिखने के बाद ये सब गलतियां जल्दी जल्दी में होती हैं, समझ में आ रहा है। तो ये फंडा क्लियर हुआ। अब यहां से अपने को क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है। तो डेल्टा कितना हो गया भैया? देखो कैसे, अब जल्दी कैलकुलेशन कैसे होती है? ऊपर के जीरो गिनो, कितने जीरो है? 3। अरे 3 और 3 6। तो ये सारे जीरो इससे निपटा दो, है ना। ये 25 इससे निपटाओ, है ना। अब 1/200 mm आया, है ना। यानी कितना हो गया? 0.005 mm। 1/2 हो गया 0.5, है ना। और 0.5 और नीचे जो 2 जीरो थे वो ऊपर पहुंचा दिए तो 0.005 mm हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, है ना। देखो सबसे बढ़िया फंडा जल्दी कैलकुलेशन करने का क्या होता है कि जीरो गिन लो, ऊपर के जीरो गिनो, नीचे के जीरो गिनो, उनको सबसे पहले निपटाओ। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे, जैसे मैंने कल भी कहा था, ये धीरे धीरे होता है। पहले मुझे एक बार बताइए, जो जूम पे भी है, जो आप लोग हैं, नहीं जीपीए इज 10⁹ निश्चित। 1 मेगा पास्कल में 10⁻, ये मेगा पास्कल लिखा है बेटा, 1 मेगा पास्कल में 10⁶ मीटर स्क्वायर होता है। एक जीपीए में 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यानी एक जीपीए में कितना हो गया? ये मैंने 10⁶ लिख दिया है क्या नीचे? सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पे, ये यहाँ पे 10⁻³ लिखना था, सॉरी माय बैड। यहाँ पे 10⁻³ आता ना, हाँ, क्योंकि जीपीए को मेगा पास्कल में बदला। यस निश्चित, राइट, सॉरी, है ना। तो एक इसमें चेंज कर लेते हैं, है ना। हमने क्या किया? हमने जीपीए को मेगा पास्कल में बदलना था। तो एक जीपीए में कितना मेगा पास्कल होगा? 10⁻³ मेगा पास्कल होगा। तो 10⁻³ होगा तो यहाँ 10⁻³ रखा, है ना। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऊपर 6 जीरो, नीचे 5 जीरो, ऊपर 1 जीरो बच गया, नीचे 2 बच गया, यानी कितना हो गया? ये हो गया 5 mm। क्लियर हुआ, है ना। तो जीपीए को मेगा पास्कल में 10⁻³ लगा करके बदलते हैं, राइट। चलो ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ है आप लोगों को? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो ये यूनिट की कहानी आप लोगों को समझ में ही, कैसे ये फॉर्मूला यूज करना है ना। आइए अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और समझते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू PL/AE, ठीक।
अब देखो जो इक्वेशन होता है ना, इक्वेशन अपने आप में ही बहुत कुछ बताता है। क्या करता है इक्वेशन? अपने आप में ही कहानी बता देता है। देखिए दुनिया भर की थ्योरी आप रट नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन का क्या काम होता है? इक्वेशन अपने आप में क्या करता है? अपने आप में ही अगर आप इक्वेशन को पढ़ें तो आपको क्या होगा? इक्वेशन को पढ़े मतलब इक्वेशन क्या कहना चाहता है वो सुनने की कोशिश करें, तो आपको बहुत आसानी होती है। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, मान लीजिए एक कास्ट आयरन है और एक माइल्ड स्टील है ना। अब अगर मैं विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, अगर मैं विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बात करूं तो किसी गिवन लोड के लिए इन दोनों में से किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा? बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? सवाल समझ में आया? एक कास्ट आयरन है, एक बार सवाल फिर से सुन लीजिए। कास्ट आयरन है और माइल्ड स्टील है और हम प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर बात कर रहे हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर दोनों पे समान लोड लगाया, दोनों का एरिया समान था, दोनों की लेंथ समान थी, तो दोनों में से किसका ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा, किसका कम डिफॉर्मेशन होगा? रुक जाइए। हाँ, कास्ट आयरन का ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा, कम? ज्यादा डिफॉर्मेशन। कोई बात नहीं। ज्योति बताया था ना नाम बेटा? खुशी, हाँ खुशी। आपका क्या नाम है बेटा? ध्वनि। बताइए। कास्ट आयरन का ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा, ये बताइए जरा। हाँ, कास्ट आयरन का कम होगा, वासु बता रहे हैं। लगेगी बस 1 मिनट, है ना। सो यहां पे देखिए क्या होता है, यहां पे हम क्या सोचते हैं? हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि सर कास्ट आयरन का डिफॉर्मेशन कम होना चाहिए, है ना। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, है ना। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि सर कास्ट आयरन ज्यादा ब्रिटल होता है, जिसको हिंदी में आप कहते हैं भंगुल, है ना, ज्यादा ब्रिटल होता है। तो जो चीज ज्यादा ब्रिटल होती है उसका डिफॉर्मेशन कम होता है। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? अगर भाई कांच है, कांच ब्रिटल है ना। लो कोई मोबाइल दो अपना, गिरा के निकाल दिखाता हूं, है ना। सो कांच क्या होता है? कांच होता है ब्रिटल, ठीक है। अगर कांच गिरा तो एकदम फटाक से टूटता है, लेकिन स्टील का गिलास गिरता है तो नहीं टूटता है। स्टील क्या होता है? डक्टाइल होता है। तो क्या सोचते हैं कि डक्टाइल मटेरियल का डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है, कास्ट आयरन का डिफॉर्मेशन कम होता है। लेकिन जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट की बात कर रहा हूं तो अब देखिए बात का अच्छा समझिए। कास्ट आयरन का यंग्स मॉडुलस कल आप लोगों को बताया था 100 जीपीए और कास्ट माइल्ड स्टील का बताया था लगभग 200 जीपीए। तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये ध्यान रखिएगा किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है। तो क्या आपको ये बात महसूस होती है कि माइल्ड स्टील का यंग्स मॉडुलस जो होता है वो कास्ट आयरन के यंग्स मॉडुलस से ज्यादा होता है? अब इस फॉर्मूले को रीड करिए। फॉर्मूला क्या कहता है कि डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू 1/E। क्यों? PL/AE है, E डिनोमिनेटर में है। जब E डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब क्या है कि E ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा। अब माइल्ड स्टील का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, कास्ट आयरन का यंग्स मॉडुलस कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि माइल्ड स्टील का डिफ्लेक्शन जो होगा वो कम होगा, कास्ट आयरन का डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा होगा। क्या इस बात की सेंस बनी? बताओ, ये लॉजिक समझा, है ना। लॉजिक समझा, ठीक है। तो जितना ज्यादा किसी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस होता है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर उसका डिफ्लेक्शन उतना ही क्या होता है? कम होता है। क्या ये बात क्लियर होती है ना। तो सर ये ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी की जब हम एक्चुअली बात करते हैं तो ये बेसिकली, अगर मैं डक्टिलिटी की बात करूं तो कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच अ मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ये किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है, वो शक्ति है जिसकी वजह से किसी मटेरियल को आप एक तार की तरीके से खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेच कर सकते हैं, ये बात कहां होती है? ये बात होती है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के बाद। डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, ये सब टर्म की रिलेवेंस होती है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के बाद, है ना। तो क्या इन दोनों पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? हाँ। सो अपने देखिए यंग्स मॉडुलस अगर आप देखें, पहले ये बताइए यहाँ पे यंग्स मॉडुलस डिनोमिनेटर में है, तो यंग्स मॉडुलस डिनोमिनेटर में है तो डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू 1/E हुआ, है कि नहीं है? डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू 1/E हुआ, मानते हैं? बोलिए।
डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू 1/e हुआ। अब डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू 1/e यानी e जो है वो डिनोमिनेटर में है। जब e डिनोमिनेटर में है तो जितना ज्यादा e होगा उतना कम डिफ्लेक्शन होगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, क्यों समझे, है ना। तो भाई माइल्ड स्टील का यंग्स मॉडुलस 200 है और कास्ट आयरन का यंग्स मॉडुलस 100 है, तो माइल्ड स्टील का यंग्स मॉडुलस कास्ट आयरन के यंग्स मॉडुलस से ज्यादा है, यानी माइल्ड स्टील का जो डिफ्लेक्शन होगा वो कास्ट आयरन से कम होगा। बताओ क्लियर है, बोलिए, है ना। चलो तो आप 1 मिनट जरा इसको नोट करिए, मैं जरा 2 मिनट में आता हूं, ठीक है। कुछ अभी मुकेश सर बुला के गए ना, 2 मिनट में आ रहा हूं, है ना। तो अपने जरा चेंज कर देना प्लीज।
लिख गया पूरा? हाँ ठीक है, जाओ पीछे चले जाओ। हाँ जूम वालों में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आवाज आ रही है ना भाई? हाँ जी युवराज, देखिए जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होती है वो कभी इलास्टिक लिमिट से ऊपर नहीं हो सकती है ना, हमेशा इलास्टिक लिमिट के नीचे या उसके बराबर होती है। ओके ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे मटेरियल टेस्टिंग में। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे ना। ये हो गया, नोट हो गया कल। और कोई शंका डाउट हो तो बताएं। अच्छा आप दोनों कल जूम से ज्वाइन हुए थे? एक दो स्टूडेंट अभी और कम है। राहुल आए हैं? राहुल आपका, हाँ राहुल आए हैं, ठीक है, आपका मैसेज भी आया था ना। हो गया, डन हो गया। बढ़े आगे बढ़े, इसको नोट करें। ये यंग्स मॉडल्स का फंडा समझ में आया आप लोगों को? पीछे करना है क्या? जूम पे आप लोगों ने नोट कर लिया। क्लास नोट्स बनाते चलिए, ये पीडीएफ आपको तो मिल जाती है, और दो क्लास नोट्स थोड़े बनाते भी चलें ताकि आप लिखते बराबर उसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हो गया? चलिए एक क्वेश्चन जरा लिख देता हूं सर, मतलब जैसे जैसे ई, अरे ई तो कांस्टेंट है ना यार, ई तो किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट है तो बढ़ेगा कैसे स्वप्निल? माइल्ड स्टील के लिए जो वैल्यू है वो एक वैल्यू है, थ्रू आउट वही रहेगी। कास्ट आयरन के लिए एक वैल्यू है, थ्रू आउट वही रहेगी, राइट? सारी बात समझ में आ रही है? और एक एसएससी का पीवाईक्यू करेंगे। चलिए भैया ये क्वेश्चन सॉल्व करें जरा सब लोग, ये क्वेश्चन सॉल्व करें, करिए फटाफट करिए।
देख रहे हैं, हुआ कितना है? इलोंगेशन डिफ्लेक्शन सेम बात है, डेल्टा, इलोंगेशन, डिफ्लेक्शन, चेंज इन डायमेंशन, ये सब एक ही बात है। यूनिट एम। आतिक, जितेंद्र, ध्वनि, ध्वनि नाम बताया ना, ध्वनि 3 mm। मैं कह देता हूं, आइए देखिए खुशी कहाँ गलती हुई, बाकी लोग भी देखिए। आइए सबसे पहले ये बताइए, इधर देखिए मेरी तरफ, जो है बोर्ड पे देखिए सब लोग। देखो एग्जाम में ना क्वेश्चन पहचानना बहुत जरूरी है। जब आप ये क्वेश्चन देखते हो तो आपको ये समझ में आता है, इस चैप्टर का क्वेश्चन है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना। आपको कुछ लोड दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, इलोंगेशन पूछा गया, मतलब पूछा क्या गया है आपसे, डेल्टा पूछा गया है। जैसे ही आपको ये समझ में आ गया डेल्टा पूछा गया, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है बताओ, रटा होना चाहिए, डेल्टा इज इक्वल टू PL अपॉन ए। रखना, फिटिंग करना शुरू करिए। P कितना है? 30 किलो न्यूटन। लेंथ कितनी है? एक्चुअली इधर से दिखता नहीं है ना ये लाइट की वजह से, 2 मीटर है, यानी 2000 mm है। एरिया बताओ, क्रॉस 10 इंटू 10 यानी 10 इंटू 10, यूनिट का ख्याल रखिए। यंग्स मॉडुलस है 200 GPa यानी 200 इंटू 10 टू द पावर 3। जीरो गिनो, ऊपर कितने जीरो? 4 3 7, नीचे कितने जीरो? 4 3 7, जीरो जीरो निपट गए सारे के सारे। 3 2 6/2 कितना हो गया? 3 mm। समझ में आ रहा है? ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, जीरो जीरो गिन डालो, खत्म करो उसको। ठीक, आंसर हो गया, कोई दिक्कत की बात। क्या मुझे एक बात बताइए, अगर आपके एग्जाम में ये PL/AE वाले फॉर्मूले से कुछ आया तो नंबर खींच लेंगे? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत। अब आइए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो जब हम लोग ने इस चीज को सीखा था तो हमने एक चीज और सीखी थी लास्ट सेशन में, पॉइजन रेशियो, है ना। अब थोड़ा सा उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी तो काली बन गई है, एक मिनट सर कलर चेंज करेंगे। हाँ, हमारे पास एक बॉडी है और मान लेते हैं इस बार बॉडी की क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर है ना। तो क्रॉस सेक्शन अपन यहाँ दिखा सकते हैं, अपन यहाँ दिखा सकते हैं, है ना। ठीक है, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होने का मायने क्या है, जैसे ये मैंने पेन पकड़ी हुई है, आपको सामने से 2D में ये दिख रहे हैं और ये है क्रॉस सेक्शन, क्लियर। अब अगर मैं इसके ऊपर लोड लगाऊं तो देखिए लोड दिखाने के भी कई कई तरीके होते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसा ऐसा लगा देता है, ठीक है, ये लग गया तो इसका मतलब क्या है, ये फिक्स है, इधर से सपोर्ट है, समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे अपन ने एक लोड लगा दिया, मान लीजिए P लोड लगा दिया, है ना। तो रिएक्शन कितना आएगा? P ही रिएक्शन आ जाएगा, यानी सेम ही बात हो गई, इस बॉडी पे दोनों तरफ से P लोड लग गया, है ना। तो चाहे ऐसा दिखाए चाहे दोनों तरफ से लोड लगा के दिखाए, बात एक ही बनती है ना। मान लीजिए कुछ लेंथ है इसकी L और इसका कुछ डाया है D, तो डाया को कैसे दिखाया जाता है? ऐसा फाई लगा देता है। जब भी ऐसा फाई लगा दे तो मतलब समझ लीजिए वो डायमेंशन क्या है, डायमीटर है, क्लियर है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया एक काम करो, जरा स्ट्रेस निकाल के दिखाओ, तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं, स्ट्रेस तो होती है, फोर्स अपॉन एरिया। फंसोगे तो नहीं, है ना, रख लोगे यूनिट पॉइंट का ख्याल रखते हुए, है ना। फोर्स अपॉन एरिया, एरिया की जगह क्या रखोगे सर? सर्कुलर है तो π/4। कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। तो अगर तो फोर्स एक ही बाजू लगेगा, फोर्स एक बाजू लगेगा। जब ये फोर्स एक बाजू लगेगा तो इधर से ये फिक्स है, क्या ये आगे मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ, जब एक ही बाजू फोर्स लगा, यहाँ सपोर्ट है, तो ये आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ एक रिएक्शन आ जाएगा, और कितना रिएक्शन आएगा? जितना वो लोड लग रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ठीक है, हाँ।
हाँ ध्रुव, क्यों नहीं शेप चेंज होगा? ये सपोर्ट आप भूल जाइए, अगर सपोर्ट मान लो है तो आपका ये लोड लग रहा है, तो अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो दोनों तरफ से लोड लग रहा है ना। एक काम करते हैं, एक हाथ के हाथ फ्री बॉडी डायग्राम भी सीख लेते हैं। एसएससी जेईई में फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का भी क्वेश्चन आते हैं कि बताओ इन चार में से कौन सा फ्री बॉडी डायग्राम है। आपको शायद पिछले इक्विलिब्रियम में एक क्वेश्चन भी दिखा होगा। देखिए एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, आइए देखो। मान लीजिए ये बॉडी है और इसका ये सपोर्ट है, यहाँ पे लोड लग रहा है P, है ना। तो सॉम में ये ध्यान रखिए कि बॉडी हमेशा बैलेंस्ड होती है, यानी उसमें लगने वाले जो फोर्सेस है किसी भी डायरेक्शन में, जो फोर्सेस का समेशन होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में लगने वाले सभी फोर्सेस का समेशन शून्य, वर्टिकल फोर्सेस में लगने वाले सभी फोर्सेस का समेशन शून्य, और मोमेंट्स का समेशन भी शून्य। समझ में आ रहा है? तो अगर ये लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है तो लोड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वर्टिकल है, या क्या है बताओ? हॉरिजॉन्टल है, इसमें हमें कोई संशय नहीं है ना। तो जब ये लोड हॉरिजॉन्टल है और सिग्मा एच को 0 के बराबर होना है तो क्या है? क्या लगेगा? इधर लगेगा, है ना भाई। एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, तो दोनों ने अपने इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी 0 हो गया। सिंपल फंडा है ना। अब इसको आप कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हो। दुनिया की कहानी लोग यहां समझने लग जाते हैं कि लेट्स अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। एक डायरेक्शन अज्यूम करेंगे, फिर इक्विलिब्रियम लिखेंगे, फिर 0 के बराबर करेंगे, इधर का उधर भेजेंगे, फिर कहेंगे अगर डायरेक्शन पॉजिटिव, अगर आंसर निगेटिव आया तो अज्यूम डायरेक्शन इनकरेक्ट है। एक रास्ता वो भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है? भगवान ने कॉमन सेंस दिया है तो लगाएंगे हम, है ना। अगर ये P इधर लग रहा है, ये दुनिया का ड्रामा करने की जरूरत है भाई? ये फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट लगा दो। समझ में आया? अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, तो फ्री बॉडी डायग्राम जब हम इसका बनाएंगे तो क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त कभी भी आप सपोर्ट वगैरह नहीं दिखाते हो, ठीक है। कभी भी आप सपोर्ट वगैरह नहीं दिखाते हो, सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस दिखाते हो, उसको आप फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हो। तो यहाँ कौन कौन से फोर्स है? एक P है, एक और ये P है, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। समझ में आ रहा है? तो ध्रुव इसमें और पीछे में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। लगे हाथ, मान लीजिए हमारे पास क्या है? ये क्या है? ये कभी देखिए ये फोटो, क्या होता है? बताओ। खुशी सिंपली सपोर्टेड बीम होती है। ये मैंने सही बोला, ये कुछ नहीं होता है, ये कुछ भी नहीं है। सिंपली सपोर्टेड बीम, एकदम छूटते हम बोल देते हैं ये बीम है ना। अरे ये बीम नहीं है। बीम क्या होती है? बीम वो होती है जो शेयर लोड पे सब्जेक्टेड होती है। तो बेटा अभी तो लोड ही नहीं लगाया, जब तक लोड नहीं लगाया ये बीम भी नहीं है, बार भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, अभी ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक लोड लगा दूं, मान लो W, अब ये कहला सकती है सिंपली सपोर्टेड बीम। ये बात समझ में आती है ना। तो अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो मेरे को ये बताओ, यहाँ दो सपोर्ट है तो यहाँ पे रिएक्शन ये आएगा। मान लो A है, ये है B, तो ये रिएक्शन कैसे निकलेंगे इसकी बात हम बाद में करेंगे। ये क्या है? ये फ्री बॉडी डायग्राम है क्या? नहीं, ये फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट दिख रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ फोर्स दिखेगी, तो सिर्फ और सिर्फ फोर्स दिखेगी तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनना चाहिए? W RA एंड RB। ये हो गया इसका FBD फ्री बॉडी डायग्राम। क्या इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या है? क्या ये क्लियर हो गया? बोलो बोलो, है ना? सबको डन है? अब आ जाइए जरा वापस, जहां से शुरुआत की थी, कहां गए भाई? यहां बात कर रहे थे, राइट। आइए एक बार फिर से करते हैं। तो ये बॉडी थी, लेंथ L थी, डाया डीटा, ठीक है, लेंथ L थी, डाया डीटा। और यहां हमने क्या किया? यहां पे हमने सबसे पहले हमसे पूछ सकता है, मान लो स्ट्रेस निकालने को बोला, तो आप कहोगे कि स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया P/A। ये सुनो, तो भैया हमने P की वैल्यू रख देना है, एरिया क्या है? π/4 d²। समझ में आ रहा है? नॉर्मली ऑब्जेक्टिव पेपर्स में या तो वो एरिया दे देता है या क्रॉस सेक्शन ऐसी देता है कि इजी कैलकुलेट हो जाए, क्योंकि π/4 थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अगर π/4 वाले में देता है तो आप इसके अधिकतर ऑप्शन में पाई देखते हो, आंसर पाई के साथ देता है। समझ में आ रहा है? ध्यान रखिए, जो कैलकुलेशन आप बिना कैलकुलेटर के नहीं कर पाओगे वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? और अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं
तो वो उसी एग्जाम में आएंगे जहां कैलकुलेटर अलाउड है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, डन। चलो, स्ट्रेस का मामला खत्म हो गया। अब आते हैं डिफ्लेक्शन निकालने पे। तो डिफ्लेक्शन निकालने को बोलेगा, कहेगा सर PL/A की जय हो, है ना। P रखना है, L रखना है, A रखना है, E रखना है। डन। ये जो डेल्टा है ये कौन सी डायमेंशन में चेंज दिखा रहा है? L डायमेंशन में चेंज दिखा रहा है, लेकिन एक और डायमेंशन में चेंज हो सकता है, वो क्या है? D है। तो D तक पहुंचने का क्या जुगाड़ है? D क्या है? लेटरल डायमेंशन है। कभी भी लेटरल तक जाना हो तो उसके लिए पॉइजन बाबा ने प्रिंसिपल दिया था, पॉइजन इफेक्ट। क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में कि पॉइजन इफेक्ट होता है माइनस ऑफ लेटरल बाई लॉन्गिट्यूडनल। क्या ये ठीक बात है? पॉइजन इफेक्ट क्या होता है? माइनस ऑफ लेटरल बाई लॉन्गिट्यूडनल। तो पॉइजन इफेक्ट क्या हो गया? माइनस ऑफ लेटरल, माइनस ऑफ लेटरल। तो लेटरल क्या है? चेंज इन डी अपॉन ओरिजिनल डी, राइट। लॉन्गिट्यूडनल क्या है? चेंज इन एल अपॉन ओरिजिनल एल। बताओ, कोई दिक्कत? अगर आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना हो तो क्या आप कर पाएंगे? बोलिए हाँ या ना। हो पाएगा? समझ में आई पूरी कहानी? चैट पे बताइए किसी का कोई डाउट हो तो एक क्वेश्चन निपटाते हैं जरा यहाँ पे, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है ना। एक क्वेश्चन बनाते हैं। अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ 500 mm थिक एंड डाया 50 mm and dia 50 mm is subjected to tensile force of 100 kilonewton। ठीक है, due to which increase in length is 0.5 mm and reduction in dia is 0.015 mm। ठीक है, रिडक्शन इन डाया बाई है, ये इस नहीं है, बाई 0.015 mm। आपको इस क्वेश्चन में पॉइजन रेशियो निकालना है। चलिए गो फॉर इट, करें, कोशिश करें। करिए, कोशिश करिए। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ऑप्शन पे हमेशा नजर रखना, बहुत समय बचता है। ऑप्शन यहां मैंने दिए नहीं है, क्वेश्चन एसएससी का ही है। अच्छा, जब मैं एसएससी बोलता हूं तो कई बार ये किसी और एग्जाम मतलब जेकेपीएससी का भी हो सकता है, मिक्स करके थोड़ा एक क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए रखे हुए हैं, है ना। एसएससी मतलब मेरे मुंह से बाय डिफॉल्ट एसएससी निकल जाता है, मतलब जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्जाम की बात होती है, जैसे आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, जेकेपीएससी हो गया, है ना, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। बताओ। हाँ, पॉइजन रेशियो फाइंड आउट करना है।
अब आप देखो आपको जरूरत पड़ेगी कि नहीं। पॉइंट बाकी लोग आइए इधर देखिए मेरी तरफ। ये बताए अब देखिए क्या है, देखो कैसे घुमाता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कैसे घुमाता है। आपको दे रखा लेंथ दे रखी, डाया दे रखा, लोड भी दे दिया है ना। अब लोड दे दिया, इसका कोई काम नहीं है क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है। अब लोड देखते ही हम ढूंढने लग जाएंगे, PL/AE लगाने की कोशिश करने लग जाएंगे। अरे PL/AE लगा के क्या करोगे, उसने तो खुद ही दे दिया डेल्टा, यस नो, है ना। तो भाई थोड़ा सा सोचने की भी कोशिश करना है कि कहाँ क्या है। तो अब यहाँ पे पॉइजन का क्या फॉर्मूला होगा भाई, माइनस ऑफ लेटरल बाई लॉन्गिट्यूडनल है ना, माइनस ऑफ लेटरल बाई लॉन्गिट्यूडनल, यानी माइनस ऑफ लेटरल क्या है, चेंज इन डाया अपॉन ओरिजिनल डाया, और ये क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब बोलता है कि जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 0.15 से रिड्यूस हो गया, और ओरिजिनल कितना था, 50 था, है ना। और लेंथ क्या है, एक्चुअली ये साइड से दिखता नहीं है, हाँ ये क्या है, 0.5 है अपॉन, बताना लेंथ कितना है, 500। समझ में आ रहा है, समझ में 0.015 है, ओके 0.015 है, समझ में आ रहा है। अब ऑप्शन जब आप देखेंगे तो कई बार ऑप्शन में, अगर मैं जैसे इस क्वेश्चन को करूंगा तो मैं ऑप्शन में क्या देखूंगा कि कहां 3 नंबर दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, 3। कैसे 3 मुझे पता चल रहा है, देखो 50 और 500 ये खत्म होकर के 1 आने वाला है, 0 छोड़ो, केवल संख्या देखो, 15, 5, 0.5 मतलब 5, 5, 5 और 15, तो 1, 5, 1, 5 गया, 15/5 बच रहा है, यानी कहीं ना कहीं 3 में आना है, 3 संख्या आएगी आएगी। तो ऑप्शन देख करके कई बार आप समय बचाते हैं। इसी तरीके से होते हैं 100 क्वेश्चन 90 मिनट में। कई लोग सवाल पूछता है 100 क्वेश्चन कैसा होगा 90, ऐसा ही होता है। ऑप्शन देखिए, ठीक है, ऑप्शन में 3 संख्या आने वाली है, ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो पॉइजन रेशियो आएगा 0.3। समझ में आ रहा है, ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। क्लियर है यहां तक। क्या अगर मैं कहूं कि हमको ये बेसिक चीजें, स्ट्रेस निकालना, एलोंगेशन निकालना, ये सब समझ में आ गया, स्ट्रेन निकालना समझ में आ गया। जैसे ये अगर मैं बोलूं कि अगर इसमें बोलता है लेटरल स्ट्रेन निकाल दो केवल, तो लेटरल स्ट्रेन ये हो जाती। अगर बोलता लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल दो तो वो ये हो जाती, है ना। चलिए अब मुझे एक बार बता दीजिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, ये सब बहुत पूछता है, ठीक। व्हाट इज द डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन, ठीक, एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, बताइए बताइए श्री में। ठीक है, तो स्ट्रेन, ये सब क्वेश्चन वाकई बहुत पूछे जाता है, आप एग्जामों में देखोगे तो भैया ये क्या है, इसका यूनिट ही नहीं होता है भाई। ऊपर भी mm है, नीचे भी mm है, तो mm क्या हो गया, यूनिटलेस। अगर कोई चीज में कोई यूनिट नहीं है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं है ना, नो डायमेंशन, है ना। किसी भी चीज की अगर यूनिट नहीं होती तो उसकी डायमेंशन नहीं होती, है ना। एक बार सुन लेना, अगर किसी चीज की यूनिट नहीं होती तो उसकी डायमेंशन नहीं होती, है ना। अगर किसी चीज की यूनिट है तो उसकी डायमेंशन होगी, एक्सेप्ट 2, एंगल एंड सॉलिड एंगल, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। समझ में आ रहा है, जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, यानी एंगल, रेडियन,
किसी चीज में रेडियन मल्टीप्लाई करो तो वो वही रह जाता है। समझ में आता है? ठीक है, तो जो एंगल होता है यानी रेडियन और जो सॉलिड एंगल होता है स्टेरेडियन, उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। भले ही वो यूनिट है लेकिन डायमेंशन उसके पास नहीं है। तो जिसके पास डायमेंशन है यूनिट पक्का होगी, लेकिन जिसके पास यूनिट है उसके पास हो सकता है डायमेंशन ना भी हो, जैसे कि एंगल और सॉलिड एंगल। ध्यान रखना ये सब बातें, है ना। अब स्ट्रेस की यूनिट की बात करते हैं, हमने पहले भी इसकी मैकेनिक्स में भी बात की थी। यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन क्या होती है? न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है? mlt-2, है ना, mlt-2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, है ना, l फॉर लेंथ। यानी क्या यूनिट हो गई इसकी? ml-1 t-2। ठीक है, ये सब पूछेगा तो बता लोगे। यहां तक समझा? कोई दिक्कत? पॉइजन रेशियो ये सब का फॉर्मूला वगैरह लगाना समझा क्या भैया? बोलो, सब लोग बोलो, चैट वाले भी बोलो भाई, आप लोग बताओ। डन है? बढ़े आगे बढ़े, चलो आइए अब मेरी तरफ देखिए जी, कुछ बातें और करते हैं, है ना, देखेंगे मेरी तरफ देखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से कुछ बातों को सुन लीजिए। आइए देखते हैं, इधर आइए मेरी तरफ आइए, है ना। तो भाई एक बार बताइए, अगर मान लीजिए किसी बॉडी को अगर मैं ऐसा रख दूं, ठीक, चलो अब एक बात और करते हैं, इसको इस तरीके से नहीं, इसको इस तरीके से करता हूं। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने दो अजम्पशन देखे थे। मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनस। ठीक, दूसरा अजम्पशन हमने क्या डिस्कस किया था? हुक्स लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ इज वैलिड। अब एक अजम्पशन में यहां पे और जोड़ता हूं, ठीक है, ठीक, बार इज, चलो इसको बाद में लेंगे, लोड इज स्टैटिक। ये आपका तीसरा अजम्पशन आप कह सकते हो कि लोड कैसा होता है? लोड होता है स्टैटिक। कैसा? स्टैटिक। समझ में आ रहा है? अब सवाल उठ गया कि साहब ये स्टैटिक लोड कैसा लोड होता है ना। तो स्टैटिक लोड भैया वो लोड होते हैं विच डू नॉट चेंज। डू नॉट जब मैं बोलता हूं तो ये इंक्लूड करता है कि जिसमें नेग्लिजिबल चेंजेस होते हैं। नेग्लिजिबल मतलब होता है बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही कम। दर्शन MLT होता है मास, लेंथ और टाइम, है ना। आपने अभी मैकेनिक्स के लेक्चर मैंने नहीं देखे, 2 लेक्चर हैं, वो एक बार देख लीजिएगा, आपको ज्यादा क्लियर होगा, वहां सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वरना अभी क्या होगा ना कि अगर मैं MLT समझाऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। आप लोगों ने, कई लोगों ने पढ़ी है मैकेनिक्स, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, छोटी सी बात है। देखिए मैं चलो बता ही देता हूं, कोई बात नहीं। देखो एक बार बताओ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है बेटा दर्शन, है ना, है ना। अब ये बताओ मास की यूनिट क्या होती है? केजी होती है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो मीटर सेकंड -2 रख सकता हूं। अब बेटा जहां पर भी केजी दिख रहा हो, डायमेंशन लिखो। कैसे लिखो? केजी जहां भी दिखे वहां m लिख दो, जहां भी मीटर दिखे वहां l लिख दो, और जहां भी सेकंड यानी टाइम दिखे वहां t लिख दो। दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, जैसे वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड है तो मीटर क्या है? लेंथ, और पर सेकंड यानी क्या है? t-1। ठीक है, देन ओके परफेक्ट। आइए वापस आते हैं, कहां थे, क्या बात कर रहे थे? हाँ, सो भाई स्टैटिक लोड क्या होता है? विच डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये WRT क्या है? ये है विद रिस्पेक्ट टू। तो ऐसे लोड जो समय के अनुसार यानी समय के साथ चेंज नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक लोड कहते हैं। क्या ये बात की सेंस बनती है? बोलो। ठीक है, ऐसे लोड जो समय के साथ जिनमें होने वाले चेंजेस बहुत ही कम हो, बहुत ही निग्लेक्जिबल हो, उसको हम कहते हैं स्टैटिक लोड। अब ऐसे लोड जिनमें समय के साथ, ऐसे लोड जिसमें समय के साथ चेंजेस हो रहे हो, उनको हम क्या कहते हैं? डायनामिक कहते हैं।
ठीक है, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी 2-4 दिन आप मेरे साथ इंटरेक्ट जब करोगे, पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं लिखाता बहुत कम हूं। समझ में आ रहा है क्यों सर ऐसा क्यों करता हूं? अरे मेरा पेटेंट थोड़ी ना है सब। ईमानदारी की बात तो ये है, मेरा बनाया हुआ तो है नहीं कि सॉम मैंने बनाई हूं, है ना? समझ में आ रहा है? सब कुछ लिख लोगे तो कॉपी किताब बन जाएगी। तो जैसे हम किताब नहीं खोलते वैसे कॉपी एक दिन नहीं खोलेंगे। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कॉपी में उतना ही लिखिए, ये सलाह है, जितना जरूरी हो, जितना आपकी समझ में आए। अब इसी चीज को हम एक बहुत लंबी कहानी भी बना सकते हैं। डायनामिक लोड्स, द लोड्स आर सेड टू बी अ डायनामिक लोड, right, when they do not change with respect to, when they change with respect to the time. When we say about the change may happen in magnitude and direction or both. ये कहानी लिखने की कोई जरूरत है? इतनी बात से ये समझ में आता है? बोलो कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ अगर चेंज हुआ तो वो डायनामिक है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? वरना बता दीजिए, लिखा दूंगा कहानी और क्या है। हाँ, वेक्टर तो, फोर्स तो हमेशा ही वेक्टर है। क्या ये लोड था तो स्टैटिक लोड है तो वो वेक्टर नहीं है? वेक्टर का क्या लेना देना है? अरे लोड समय के साथ अगर चेंज होता है तो इसका वेक्टर का क्या मतलब है? क्या मतलब होता है समय के साथ चेंज होता? मैं एक्सप्लेन करता हूं, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, तो पहले ये समझ में आया, डेफिनेशन समझ में है ना? अब ये डायनामिक लोड फर्दर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंपैक्ट लोड, एक होता है फटीग लोड। वैसे तो स्टैटिक लोड भी 2 प्रकार के होते हैं, एक डेड लोड, एक ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, लेकिन उसमें कोई एनालिसिस में अंतर नहीं है तो मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों के एनालिसिस में अंतर है। ठीक है, अभी बात करते हैं। तो इंपैक्ट लोड क्या है? इंपैक्ट लोड क्या है? जो समय के साथ चेंज होते हैं। समझ में आ रहा है? जो समय के साथ क्या होते हैं? चेंज होते हैं। अब समझिएगा जरा मेरी बात, हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है लाइक दिस, ठीक, और इस बॉडी पे मैंने एक लोड लगाया P। तो भाई सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये लोड कैसा है, स्टैटिक है कि डायनामिक है? बस इतना ही इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है। ये स्टैटिक है कि डायनामिक है? बताइए बताइए, आपके हिसाब से स्टैटिक है? हाँ, ध्वनि कैसा है? स्टैटिक है डायनामिक है? चैट पे बताएं, राहुल बताए, बाकी लोग बताए, वासु बताए, अमन, जिग्नेश डायनामिक बता रहे हैं। नहीं राहुल, डायनामिक फोर्स इज लेस देन स्टैटिक फोर्स। क्यों? किस खुशी में भाई? राकेश डायनामिक बता रहे हैं। अरे इधर देखो, हाँ बोलो। एक्सियल लोड तो है लेकिन उसका नेचर देखो, एक्सियल लोड हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में जब हम देखते हैं, है ना? जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वो स्टैटिक डायनामिक। तो एक ही चीज को अलग अलग वे से आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? तो यहां एक्सियल शेयर वाली बात नहीं, वो तो क्रॉस सेक्शन के साथ हो सकता है। एक्सियल लोड स्टैटिक डायनामिक दोनों हो सकते हैं, शेयर लोड स्टैटिक डायनामिक दोनों हो सकते हैं। अब स्टैटिक है कि डायनामिक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। सर इसने कुछ बताया नहीं, कई लोग डायनामिक कह रहा है ना? भैया मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। अजम्पशन क्या लिखा हुआ है? अजम्पशन, इसका अजम्पशन का पहले मतलब समझते हैं। अजम्पशन बोलता है लोड इज स्टैटिक। मेरी बात कान खोल के सुनिए। इस अजम्पशन का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जब तक किसी क्वेश्चन में लोड के बारे में कुछ कहा ना जाए, आप उसको हमेशा स्टैटिक मानोगे। हमने लिखा आइसोट्रॉपिक होमोजेनस, हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या आइसोट्रॉपिक होमोजेनस लिखा था वहां पे कि मानो तुम आइसोट्रॉपिक होमोजेनस है? नहीं लिखा था ना। हम बाय डिफॉल्ट मान लिए आइसोट्रॉपिक होमोजेनस है। अगर आइसोट्रॉपिक होमोजेनस नहीं मानते तो डेल्टा इज इक्वल टू PL/A कहां से लग जाता? नहीं लग सकता था। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। अजम्पशन का मतलब है कि जब तक उसके बारे में कुछ और ना बताए तब तक आप उसको स्टैटिक मानोगे। अब इस लोड के बारे में कुछ बताया है? इससे पीछे जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें लोड के बारे में कुछ बताया था? नहीं बताया था। तो जब तक लोड के बारे में कुछ ना बोले तब तक हम उसको स्टैटिक मानेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? बोलो बोलो, चैट पे सब लोग बोलो।
जो डायनामिक वगैरह बता रहे थे, है ना, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आइए अब इधर आइए, अब मुझे ये बताइए, ये लोड स्टैटिक है। अब आपने जैसे ही इस फोटो को देखा, इस फिगर को देखा, आपके मन से चीखते हुए दो फॉर्मूले निकलने चाहिए कि सर स्ट्रेस हो गई P अपॉन एरिया और डेल्टा हो गया PL अपॉन ए। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो। ये दोनों फॉर्मूले किसके लिए वैलिड थे? ये दोनों फॉर्मूले थे स्टैटिक के लिए वैलिड। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने अंदर से चीखते हुए बाहर आ गए, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। अब सवाल उठा कि साहब यही लोड अगर इंपैक्ट बन जाए, तो यही लोड अगर इंपैक्ट बनेगा तो कैसा दिखेगा? अगर यही लोड इंपैक्ट बनेगा जी तो कैसा दिखेगा? तो इसको हम दिखाते हैं, देखिए कैसे दिखाते हैं। देखो सेम रॉड है, तो सर ये नीचे आपने क्या लगा दिया? फ्लेंज लगा दिया। क्यों लगाया ये अभी बताता हूं। ये जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। अब इसी पी को किसी हाइट से अगर मैं फॉल करा दूं तो फ्लेंज क्यों लगाया है? फ्लेंज मतलब क्या? नीचे यहां से एक सिरा निकाल दिया, वरना लोग कहेगा सर लोड गिरा तो टक्कर ही नहीं खाया, नीचे ही गिरता चला गया। तो इस रॉड पे ये टक्कर खाएगा। समझ में आ रहा है? लास्ट सेशन में कुर्सी की बात हो रही थी। कुर्सी पे हम ऐसा प्यार से भी बैठ सकते हैं और उछल उछल के भी बैठ सकते हैं। अगर प्यार से बैठेंगे तो उसको बोलेंगे स्टैटिक लोड, और उछल उछल के बैठेंगे तो क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट लोड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर होता है? कोई दिक्कत? इम्पैक्ट स्टैटिक क्या है समझ में आया? दिखाने का तरीका समझ में आया? अगर लोड किसी हाइट से गिर रहा है तो वो क्या हो गया? क्या हो गया? इम्पैक्ट लोड हो गया। अब हम चाहते क्या है? हमने सॉम शुरू की, क्या कहा कि सर सॉम में हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? स्ट्रेस निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है, स्ट्रेन निकालना है। पूरी सॉम में इन्हीं में घूमना है। तो इम्पैक्ट लोड है तो क्या निकालने की इच्छा रखते हैं हम? स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन। क्या ये ठीक बात है? बताइए। तो अब हम यहां पे क्या निकालने की इच्छा रखेंगे? हम कहेंगे कि साहब हमको स्टैटिक स्ट्रेस नहीं, ये तो लोड इम्पैक्ट है। ये कैसा लोड है? ये इम्पैक्ट लोड है। तो अब आप कहोगे कि साहब अब हमें क्या निकलवा दो? अब हमें इम्पैक्ट स्ट्रेस निकाल दो और इम्पैक्ट की वजह से इलॉन्गेशन निकाल दो। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है? बोलो। में यहां तक समझ में आया है ना? तो जब हम टाइम के साथ चेंज की बात करते हैं तो वो चेंज क्या होता है? आप कुर्सी पे आराम से बैठे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मेरा वजन 120 है, अगर मैं कुर्सी के ऊपर बैठूंगा तो कुर्सी पे वेट कितना आएगा? 120 आएगा, 120 केजी। चाहे मैं उछल के भी बैठूंगा तो मैं उछल के बैठूंगा तो मेरा वेट चेंज हो जाएगा क्या? बताओ। कि अरे सर आप तो उछल के बैठे हो, आपका वेट ज्यादा हो गया या कम हो गया, ऐसा संभव है? भाई मेरा वेट तो वही रहेगा ना, क्यों? है ना? लेकिन जब मैं आराम से बैठा तो मेरा जो 120 केजी वेट है वो आराम से उसके ऊपर लगा, लेकिन जब मैं उछल के बैठा तो एकदम से लग गया, है ना? तो समय का अंतर है कि नहीं है? भाई एक में आप आराम से लंबी ड्यूरेशन में इत्मीनान से ग्रेजुअली लग रहा है, जिसको आप अंग्रेजी में ग्रेजुअली अप्लाइड लोड बोलते हो, वो भी स्टैटिक लोड होता है। और इम्पैक्ट लोड क्या होता है कि एकदम से सडनली लग गया। एक और इसका उदाहरण हो सकता है, ये हाथ देखिए कितने वजन का होगा ये हाथ, बताइए क्या वजन होगा इस हाथ का? बोलो जितेंद्र। 2.5 किलो, है ना? यूनिवर्सल डायलॉग, है ना? 2.5 किलो, है ना? अब ये जो 2.5 किलो जब मैं इसको हाथ को बोल रहा हूं तो ये किसी के पास ऐसे भी आ सकता है, एकदम ऐसे, है ना? और किसी के पास, समझ रहे? देखो डोले देख रहे, किसी के पास ऐसे भी जा सकता है। ऐसा तो क्या अंतर है दोनों में? ये जो पहला तरीका है ये क्या है? ये ग्रेजुअली अप्लाइड है, स्टैटिक लोड है। और दूसरा तरीका क्या है? इम्पैक्ट, है ना? अब इस उदाहरण से ये भी बताइए कौन सा ज्यादा खतरनाक है? बोलो। इम्पैक्ट ज्यादा खतरनाक है। किसी को डेमो चाहिए तो पधारे। समझ में आ रहा है? मजाक कर रहा हूं। हाँ क्लियर है? ठीक है। तो एक ही लोड स्टैटिक हो सकता है, इम्पैक्ट भी हो सकता है। ये बात डिपेंड करती है कि वो लगा कैसे रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ बोलो श्रीमान। हाँ उसकी की बात करेंगे। डिजाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रेच चाहिए,
तो वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें इम्पैक्ट को देखेंगे या बिल्कुल, अगर लोड इम्पैक्ट है तो इम्पैक्ट को ही देखोगे, अगर लोड स्टैटिक है तो स्टैटिक को देखोगे। एक चेयर बनानी है तो चेयर, अब चेयर पे कोई बनाने वाला ये थोड़ी ना सोचेगा कि लोग आके इस पे कूद कूद के बैठेगा, ऐसा सोचेगा? ऐसा तो नहीं सोचेगा। जैसे हम लोग दुकान पे चेयर की जाते हैं तो छोटा बच्चा का दुकान भी, मतलब छोटा बच्चा का कुर्सी भी होता है, छोटा छोटा कुर्सी। अब वो छोटा कुर्सी छोटे बच्चे के हिसाब से बना है, अब मैं जाके बैठने लग जाऊंगा उस पर, तो अब भाई अगर मेरे जैसा कोई आदमी उस पर जाके बैठने लग जाए तो वो टूट ही जाएगा ना, है ना? तो कोई भी चीज डिजाइन होता है निश्चित। यस, अभी इस चीज को मैथमेटिकल देखेंगे, ठीक है? हाँ, एक्सीडेंट इम्पैक्ट होता है, सही बोल रहे हो। इसी चीज को मैथमेटिकल देखेंगे कि वेट तो सेम होता है लेकिन इम्पैक्ट लोड क्या होता है वो ज्यादा हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। अब इस चीज को समेट लें जरा। देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में भी ये बात कही थी। देखिए, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, ये सब हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, सुनने समझने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आता है। अब इस चीज को समेट करके जरा क्वेश्चन कैसे इसके ऊपर होते हैं जरा उस डायरेक्शन में बात कर लें, अगर कोई तकलीफ ना हो करें उस डायरेक्शन में। अब आ जाइए जरा, एक बार आ जाइए, वापस आ जाइए। तो ये लोड लग रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है स्वप्निल, मैं बता दूंगा, डोंट वरी, है ना? तो ये क्या है, ये क्या है आपका, ये स्टैटिक लोड आपका लग रहा है। अगर किसी बॉडी पे स्टैटिक लोड लग रहा है P, अगर किसी बॉडी पे स्टैटिक लोड लग रहा है P, तो इस स्टैटिक लोड की वजह से स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन निकालना हम सीख चुके हैं, पक्की बात। अब अगर किसी बॉडी पे इंपैक्ट लोड लग रहा है तो इंपैक्ट लोड की वजह से आने वाला इंपैक्ट लोड की वजह से आने वाली इंपैक्ट स्ट्रेस और इंपैक्ट डिफ्लेक्शन या इंपैक्ट इलोंगेशन हम निकालने की इच्छा रखते हैं, है ना? तो कैसे करेंगे? मान लीजिए कि P क्या था, आपका इंपैक्ट लोड था। P क्या था, आपका इंपैक्ट लोड क्या था? चलो इसको फिगर ही वापस बना लेता हूं। तो आपका एक बार फिगर और बना लेते हैं। तो मान लीजिए क्या था आपका हिसाब किताब, आपका हिसाब किताब क्या था कि P लग रहा था आपका इंपैक्ट। ये क्या है, ये फ्लेंज है, ये फ्लेंज बार का हिस्सा नहीं है, ये L है और ये है आपका P। तो ये जो P था ये किसी हाइट S से फॉल कर रहा था। जब ये P किसी हाइट S से फॉल करेगा तो ये इंपैक्ट पैदा करेगा, इसमें कोई शंका तो नहीं है ना? इसमें कोई शंका तो नहीं है। तो साहब इंपैक्ट की वजह से स्ट्रेस क्या आएगी और इंपैक्ट की वजह से डिफ्लेक्शन क्या होगा? तो क्या होगा, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या आता है, आपको तो स्टैटिक आता है। तो आप कुछ ना करें, आप इस P की वजह से, अगर ये P स्टैटिक होता तो इसकी वजह से क्या स्ट्रेस आती वो लिखिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए एक फैक्टर का जिसका नाम हम रखेंगे इंपैक्ट फैक्टर। समझ में आ रहा है? क्या रखेंगे? इंपैक्ट फैक्टर रखेंगे, है ना भाई? आपको डेल्टा इंपैक्ट निकालना है तो डेल्टा इंपैक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे सर, हमें तो डेल्टा स्टैटिक निकालना आता है। इस लोड की वजह से डेल्टा स्टैटिक कितना होगा ये तो आप निकाल सकते हो, है ना? और फिर क्योंकि ये इंपैक्ट था तो क्या मल्टीप्लाई कर दिया, इंपैक्ट फैक्टर। यानी ये जुगाड़ हमारा सेट हो गया। अगर हम एक एडिशनल फॉर्मूला और पढ़ ले जो है इंपैक्ट फैक्टर का। क्या ये बात की ट्यूनिंग हुई दिमाग में? भाई हमें सिग्मा स्टैटिक निकालना आता था, हमें डेल्टा स्टैटिक निकालना आता था, है ना? अब हम सिग्मा इंपैक्ट और डेल्टा इंपैक्ट निकालने की इच्छा रखते हैं तो क्या करें, एक नया फॉर्मूला और समझ ले इंपैक्ट फैक्टर का, उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दे। तो इंपैक्ट फैक्टर क्या होगा? इंपैक्ट फैक्टर होगा आपका, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, 1 + √1 + 2h अपॉन डेल्टा स्टैटिक। समझ में आ रहा है क्या? 1 + √1 + 2h अपॉन डेल्टा स्टैटिक। क्लियर है? ये फॉर्मूला आप याद रखें। कहां से आया? ये स्ट्रेन एनर्जी से आता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कभी स्ट्रेन एनर्जी से बनेगा नहीं। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है आप क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। किसी किताब में अगर आप इसका डेरिवेशन देखने जाएंगे 1.5 पन्ने का डेरिवेशन है। समझ में आ रहा है? जो लोग मेरे सामने बैठते हैं वो जानते कोई किताब है क्या यहाँ आसपास जिससे मैं देख के पढ़ा रहा हूँ?
इतना तो विश्वास होगा कि इसको कर दूंगा मैं डेरिवेशन, फायदा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? किताब क्या बन, मतलब कॉपी क्या बन जाएगी, किताब बन जाएगी, है ना, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये फॉर्मूला अपन क्या रखेंगे, याद रखेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ? अब कहानी समझते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, फॉर्मूला अपने आप में सब कुछ कहता है, बस आपको सुनना है। ठीक है, आइए सुनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहली बात, एक एक करके ऑब्जर्वेशन लेंगे। पहली ऑब्जर्वेशन मुझे क्या दिखती है? पहली ऑब्जर्वेशन मुझे ये दिखती है कि स्टैटिक स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट, static stress is independent of length and Young's modulus. Yes or no? Static stress क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन क्या ये बात हम इम्पैक्ट स्ट्रेस के लिए कह सकते हैं? क्या ये बात हम इम्पैक्ट स्ट्रेस के लिए कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इम्पैक्ट स्ट्रेस मेरे भाई क्या है? इम्पैक्ट स्ट्रेस है आपके सामने, क्या है भाई? स्टैटिक स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया इनटू इम्पैक्ट फैक्टर क्या है? इम्पैक्ट फैक्टर है 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2h अपॉन डेल्टा स्टैटिक, और डेल्टा स्टैटिक का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है PL अपॉन E। यस और नो? बोलो। तो क्या इस फॉर्मूले में आपको लेंथ और यंग्स मॉडुलस भी दिखता है? स्टैटिक स्ट्रेस तो P अपॉन E होती है, इसमें तो यंग्स मॉडुलस और लेंथ नहीं होता है। यस और नो बताइए, क्या ये ऑब्जर्व हुआ? ऑब्जर्व हुआ। यहां तक क्लियर हुआ? अब दूसरी बात समझिए, फॉर्मूला अपने आप में सब कुछ बताएगा। अब आप लोग मुझे जवाब देंगे। मान लीजिए मैं चाहता हूं इंपैक्ट स्ट्रेस कम आए, आप क्या चाहेंगे? इंपैक्ट स्ट्रेस ज्यादा आए किसी बॉडी में या कम आए? कम आए, है ना? स्ट्रेस तो कम आनी चाहिए भाई, तभी तो डिजाइन ठीक होगा। यस और नो? ठीक है, तो भैया आप क्या चाहते हो? अच्छा, एक बार कई लोगों में कंफ्यूजन हो जाती है स्ट्रेस और स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ एक प्रकार की स्ट्रेस होती है, स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो स्ट्रेस एक्सटर्नल लोड की वजह से आ रही है वो कम होनी चाहिए। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अभी मोटा मोटा ये समझिए कि स्ट्रेस कम होनी चाहिए। ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, एक साथ सारी बातें आ जाएंगी ना, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं इंपैक्ट स्ट्रेस चाहता हूं कि कम करे, ये एरो समझते हो नीचे की तरफ, मतलब कम करने के लिए, तो मुझे ये बताओ कि यंग्स मॉडुलस ज्यादा रखूं कि कम रखूं? मतलब ऐसा मटेरियल का चुनाव करूं जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा हो, या ऐसे मटेरियल का चुनाव करूं जिसका यंग्स मॉडुलस कम हो? बताएं। कम की ज्यादा? मैं सवाल वापस दोहरा देता हूं, आपको दिख रहा है ना, ये कैमरा तो नहीं आ रहा बीच में? ठीक है, सो ये जो इम्पैक्ट स्ट्रेस है, ये जो इम्पैक्ट स्ट्रेस है, ये इम्पैक्ट स्ट्रेस क्या है? ये इम्पैक्ट स्ट्रेस हम चाह रहे हैं कि कम हो जाए, है ना? अब इस इम्पैक्ट स्ट्रेस को कम करने के लिए मुझे ऐसा मटेरियल का चुनाव करना चाहिए जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा हो या कम हो, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया पहले? ठीक है, हम क्या चाहते हैं? हमारी चाहत क्या है? हमारी चाहत है कि हम इम्पैक्ट स्ट्रेस को कम करें। अब अगर हमारी चाहत है कि हम इम्पैक्ट स्ट्रेस को कम करें, तो उसके लिए मटेरियल कौन सा चुना जाए जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा हो या कम हो? आप बताएं, बताइए, बोलो। ये देखो, स्वप्निल बोल रहे हैं ज्यादा, बिकॉज शॉक एब्जॉर्ब कर सके। किसने बताया ये कि आपको? अब देखिए क्या है, एक बात समझिए मेरे भाइयों, अपने मन से कुछ भी मत लॉजिक लगाइए। ऐसा दुनिया में किसने कहा कि ई ज्यादा होगा तो वो शॉक ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा? बताइए, कहीं किसी ने नहीं कहा, है ना? फॉर्मूला अपने आप में सब कुछ कह देता है। अब आप ये बताइए, स्वप्निल देखिए जरा बेटा, आप ये बताएं, ये ई न्यूमरेटर में है ना, ऊपर है भाई। एक बार बताइए, मान लीजिए एक रेशियो है C=A/B, है ना? तो भैया सिंपल फंडा है, अगर A बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, अगर A घटेगा तो C घटेगा, है ना? अगर B बढ़ेगा तो C घटेगा, डिनोमिनेटर में है, और अगर B घटेगा तो C बढ़ेगा। क्या ये फंडा लगता है दिमाग में? है ना? तो ये बताओ, ये E ऊपर है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है? बस इतना देखना है। न्यूमरेटर में है, तो जब न्यूमरेटर में है तो इसको कम करोगे तो ये भी कम होगा। यानी अगर मैं इसी से घुमा के सवाल, देखो सवाल अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर सवाल आप अटका लोगे। जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बताओ एल्यूमिनियम
इम्पैक्ट के लिए बेटर है या स्टील इम्पैक्ट के लिए बेटर है? पहले सवाल समझ में आया? हाँ, मैं एक बार फिर से सवाल दोहराता हूं, पहले सवाल समझे। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इम्पैक्ट लोडिंग की कंडीशन में, यानी ऐसी एप्लीकेशंस में जहां इम्पैक्ट लोड आ रहा है, वहां पे एल्यूमिनियम का प्रयोग ठीक रहेगा या स्टील का प्रयोग ठीक रहेगा? आप कह रहे हैं स्टील का, जितेंद्र। चलो, और बाकी लोग बोलो। हाँ, कल बोल रहे हैं स्टील। हाँ खुशी, स्टील। आप क्या बोल रहे हो श्री में? आप बोल रहे हैं एल्यूमिनियम। आप क्या बोल रहे हैं? आप स्टील बोल रहे हैं। अब पीछे सेशन में मैंने आपको एक बात बताई थी। चलो, अगर मान लो ये इंफॉर्मेशन ना हो तो एक बार फिर से पूछता हूँ। ई का, स्टील का यंग्स मॉडुलस 200 होता है, एल्यूमिनियम का लगभग 75 होता है। ये बताया था क्या कल? बताया था ना? अब एक बार फिर से सवाल पूछता हूँ, बताइए कौन सा बेहतर होगा इम्पैक्ट में? एल्यूमिनियम बेहतर होगा, स्टील बेहतर होगा? बोलो। स्टील? अरे बेटा, एल्यूमिनियम बेहतर होगा। अभी देखिए, अभी एक बात हम समझते हैं फिर से। मैं एक बार फिर से अपने आप को दोहराता हूं भाई। इम्पैक्ट स्ट्रेस अगर कम है तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? इम्पैक्ट स्ट्रेस कम है, चैट में भी सब लोग यही बताए। इम्पैक्ट स्ट्रेस अगर कम होती है तो वो अच्छी बात होती है कि बुरी बात होती है? पहले ये बताइए अतीक, बताइए ये अच्छी बात है भैया, बुरी बात है? ये अच्छी बात है। तो इम्पैक्ट स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें ऐसा मटेरियल का चुनाव करना चाहिए जिसका यंग्स मॉडुलस कम हो। यस सुनो, अब स्टील और एल्यूमिनियम में किसका यंग्स मॉडुलस कम है? एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस कम है। तो यानी इम्पैक्ट लोडिंग जहां लग रही है वहां एल्यूमिनियम का प्रयोग ज्यादा बेहतर रहेगा। कई लोग यहाँ पे दिमाग ऐसा लगाते हैं, सॉरी स्टील ज्यादा मजबूत होता है। अरे किसने बोला भाई? अरे ऐसा कैसा है ना? देखिए, हम लोग इंजीनियर हैं, केवल फेसबुक के पीछे नाम पे ER डॉट लगाने से नहीं काम चलता है। इंजीनियर मतलब क्या है कि लॉजिक भी थोड़ा लगाना है। निश्चित अभी भी नहीं समझा बेटा? क्वेश्चन ही नहीं समझा आपको? बोले सिर्फ अभी आप लोगों को समझा, बाकी सबको समझा? सिर्फ बेटा मैं इतनी, आप समझ गया ना? चलो ठीक है, आप समझ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो देखो, सिंपल सी बात ये है, ये फॉर्मूला अगर आपको समझा तो भैया, अगर आपको इम्पैक्ट स्ट्रेस कम करनी है तो ऐसे मटेरियल का चुनाव करें जिसका यंग्स मॉडुलस कम हो। यानी एल्यूमिनियम जो होगा वो स्टील से बेहतर होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस स्टील से कम होता है। अब आप लोग मुझे बताएं कि लेंथ का क्या करें? लेंथ ज्यादा रखना ठीक होगा कि कम रखना ठीक होगा? बताइए, लेंथ ज्यादा रखना ठीक होगा कि कम रखना ठीक होगा? ज्यादा कि कम? बताओ। ज्यादा कैसे पता चल रहा है? तो भैया डिनोमिनेटर में हमारी चाहत क्या है कि सर हम इम्पैक्ट स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, तो इम्पैक्ट स्ट्रेस को कम करने के लिए लेंथ को क्या रखने का? ज्यादा रखने का, क्योंकि डिनोमिनेटर। अरे आ रही है बात? ये रट पाओगे क्या? ये कोई नहीं रट सकता। देखिए, रटिए फॉर्मूला याद करिए, और फॉर्मूले से ये इतने आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। अभी क्वेश्चन जब आपको दूंगा ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इतने ऑब्जेक्टिव आपको इसके ऊपर मिलेंगे, इतने ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जिसका जवाब नहीं है। और लोगों को जिंदगी में नहीं समझ में आता कि ये है क्या, आखिर कहां से प्रकट हो गया है। समझ में आ रहा है? लेंथ अगर ज्यादा होगी तो इम्पैक्ट स्ट्रेस कम होगी। अब एक आखिरी सवाल यहां पे मुझे ये बता दीजिए, एरिया का क्या करूं? एरिया ज्यादा तो अच्छा कि कम तो अच्छा? इम्पैक्ट स्ट्रेस को कम करना है। इम्पैक्ट स्ट्रेस को कम करने के लिए एरिया ज्यादा रखना अच्छी बात कि कम रखना अच्छी बात? बताइए, जवाब दें, सोच समझ के जवाब दें। मैं एक बार फिर से सवाल को दोबारा पूछता हूं, एक बार सवाल समझ लीजिए। हम इम्पैक्ट स्ट्रेस कम करना चाह रहे हैं, इम्पैक्ट स्ट्रेस को कम करने के लिए एरिया बढ़ाना चाहिए यहां पे कि घटाना चाहिए? कांस्टेंट? श्री में क्या सोच के बोल रहे? कांस्टेंट वो कम होगा तो वो कम होगा।
इम्पैक्ट फैक्टर का कम होगा। हाँ मतलब आपका जवाब पूछ रहा हूँ, हाँ, आपके हिसाब से कम किया जाए एरिया की बढ़ाया जाए? इम्पैक्ट फैक्टर वाला कम है। अच्छा अतीक, आपके हिसाब से क्या किया जाए? और चैट पे युवराज बोल रहे हैं ज्यादा किया जाए, वासु कह रहे हैं ज्यादा, खुशी आप क्या कह रहे हैं, क्या किया जाए बताइए? कम किया जाए, है ना? अरे तो भैया ऐसा है, थोड़ा सा ध्यान से देखें, जो लोग आप में से सोच रहे हैं कि सर एरिया को कम किया जाए, तो एरिया न्यूमरेटर में है तो कम किया जाए यही सोच रहे हैं। तो जब आप एरिया न्यूमरेटर में देख रहे हो तो ये तो दिख रहा है आपको न्यूमरेटर में, अरे भाई इसको कौन देखेगा जो बाहर है? बताओ, एक एरिया बाहर है उसको कौन देखेगा? कुछ लोग कह रहे हैं कांस्टेंट, काट दोगे क्या इसको इससे, ये जो कांस्टेंट हो जाएगा? हाँ हाँ बोलिए सर। अपन ने फॉर्मूला वो पहला ये लगाया है, पहला जो लोड है वो स्ट्रेस अपन ने स्टैटिक का समझ के लगाया इनटू इम्पैक्ट फैक्टर। आपने बोला कि इम्पैक्ट लोड पे स्ट्रेस कम करना हो तो फिर इम्पैक्ट फैक्टर पे ही फोकस करें। तो बिल्कुल, एक बात समझिए, एक बार मैं फिर से अपने आप को रिफ्रेश करता हूं, पहले आप पूरा सिनेरियो समझिए। एक लोड स्टैटिक था, वही लोड इम्पैक्ट बन गया, तो उस इम्पैक्ट लोड की वजह से कितनी इम्पैक्ट स्ट्रेस है, उसके पूरे का फॉर्मूला ये है। आप क्या सोच रहे हैं कि ये कांस्टेंट रहा, अरे ये थोड़ी ना कांस्टेंट रहा, अब पूरा फॉर्मूला ये है। आया समझ में? आया सबको समझ में आया? तो भैया एक बार बताओ, ये बाहर है ये ऊपर है, यानी जब आप एरिया बढ़ाओगे तो ये हिस्सा तो बढ़ेगा लेकिन ये हिस्सा कम होगा, और ये एरिया रूट के बाहर है तो ये जो कम होगा ये ज्यादा कम होगा, और ये जो अंदर बढ़ेगा ये कम बढ़ेगा, यानी ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा? एरिया बढ़ाने से इंपैक्ट स्ट्रेस कम होगी, और भैया एरिया बढ़ाने से हमेशा स्ट्रेस कम होती है। समझ में आ रहा है? एरिया बढ़ाने से हमेशा स्ट्रेस कम होती है। क्लियर है क्या? बताइए पहले, ये बताइए ये फॉर्मूला पूरा क्लियर है यहां तक? कैसे यूज किया, कहां कहां से? कोई न्यूमेरिकल नहीं आता इसके ऊपर, यही सब आता है, एक न्यूमेरिकल सिंगल नहीं आएगा। आरआरबी जेई में, एसएससी जेई में, अभी आरआरबी जेई एकदम सर पे आया है ना? अभी होगा 3 महीने बाद, देखना। समझ रहे हो? CBT 1। तो देखो फिलहाल तो मुझे ये बताओ कि ये फॉर्मूला समझ में आया? इसमें हमें न्यूमेरिकल नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? रूट के अंदर पूछ लेगा क्या? बताओ। अगर कैलकुलेटर अलाउड वाला पेपर दे रहे हो तो एक क्वेश्चन आप करके देख लेना, मैं प्रैक्टिस में डाल लूंगा। दिक्कत हो तो मैं हमेशा अवेलेबल हूं, है ना? क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत तकलीफ समस्या? बोलो बोलो, है ना? अब थोड़ा और सीखने, अपन देखो फॉर्मूला अपने आप सब बताता है। कल हमने वाले E = EG के म्यू वाले फॉर्मूले देखे, अपने आप से उसने कितना कुछ बताया, वैसे ही ये इंपैक्ट फैक्टर वाला अपने आप से बहुत कुछ बताएगा। डन? अब समझिए, इसके बाद फिर आप लिखिएगा, क्योंकि इन सब बातों को अब आपको पचाना है। ठीक है? देखिए, क्लास के नोट्स एज इट इज कॉपी करने से जीवन में किसी ने कुछ नहीं कर पाया। ठीक है? नोट्स लिखते वक्त अपनी लैंग्वेज में कुछ तो भी लिखते रहिए। अभी जो मैं समझा रहा हूं आपको, आप 10 दिन बाद कॉपी में केवल इतना ही लिख के चले गए, कहा जहां मैंने गोला बना दिया वहां खुद भी गोला बना लिए, समझ रहे हो? तो 10 दिन बाद वो कॉपी कुछ किसी काम की नहीं रह जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो भैया नोट्स अभी ढंग से बना लीजिएगा, थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। आइए अब एक और बात समझ लेते हैं। ठीक है? एक बात और समझ लेते हैं, छोटी सी लास्ट बात। इसमें इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है वो है 1 + √2h/PL/A, है ना? क्यों? तो अब मुझे ये बताइए कि जो इम्पैक्ट फैक्टर होगा उसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी कि नहीं होगी? क्यों भाई? 1 + √1 + समथिंग, मतलब अगर ये पूरा जुगाड़ 0 हो गया, अगर ये पूरा जुगाड़ 0 हो गया, ठीक है, तो भी इसकी वैल्यू मिनिमम 2 आएगी। यस तो नो? मैंने लास्ट सेशन में क्या कहा था कि कभी भी किसी पैरामीटर की कोई रेंज जैसी दिख जाए तो उस रेंज पे जरूर बात कर लेना। कहा था कि नहीं कहा था? जैसे पॉइजन रेशियो 0 से 1/2 होता है, तो 0 पे कॉर्क का होता है, 1/2 पे मोम का होता है, 0 पे लेटरल स्ट्रेन 0 रहती है ना? कोई भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो, और 0.5 पे चेंज इन वॉल्यूम 0 रहता है। जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ, 1/10 पे 1 पे होगा।
हाँ इक्वल टू के हो जाता है, राइट। तो उसी तरीके से अगर इंपैक्ट फैक्टर एग्जैक्टली 2 हुआ तो इसी को नाम दे दिया जाता है सडनली अप्लाइड लोड। बताइए, ये क्लियर होता है? तो सडनली अप्लाइड लोड और कुछ नहीं है, इंपैक्ट लोडिंग का ही एक केस होता है जिसमें इंपैक्ट फैक्टर एग्जैक्टली 2 हो जाता है। क्या कहने के मायने हैं, अगर किसी क्वेश्चन में सडनली अप्लाइड लोड नाम लिख दिया तो आप समझ लीजिए कि इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू जी कितनी है, 2 है। समझ में आ रहा है? एक बार एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भैया डिफ्लेक्शन ड्यू टू सम लोड इज 1.19 mm। कितना? 1.19 1.19 mm। Now what will be the deflection if the same load becomes suddenly applied? यानी अगर वही लोड सडनली अप्लाइड लोड हो जाए तो हमारा डिफ्लेक्शन अब क्या होगा? बताइए क्या होगा? पहले 1.19 mm हो रहा था तो अब कितना होगा? उसमें 2 का, अरे एडिशन नहीं रहे, मल्टीप्लीकेशन। 2 का क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया? हमने क्या सीखा, कोई भी चीज जैसे आपको सिग्मा इंपैक्ट निकालना है तो सिग्मा इंपैक्ट मतलब सिग्मा स्टैटिक इनटू इंपैक्ट फैक्टर। अगर आपको डेल्टा इंपैक्ट निकालना है तो डेल्टा स्टैटिक इनटू इंपैक्ट फैक्टर। हाँ कि ना? है ना? अब अगर लोड क्या हो जाए जी, लोड हो जाए सडनली अप्लाइड, अगर लोड हो जाए सडनली अप्लाइड तो सडनली अप्लाइड लोड के लिए इंपैक्ट फैक्टर कितना कर दीजिए? 2 कर दीजिए। यानी स्टैटिक स्ट्रेस इंटू 2, है ना? और आपका डेल्टा इंपैक्ट कितना हो गया? डेल्टा इंपैक्ट हो गया डेल्टा स्टैटिक इंटू, कोई दिक्कत? ये पूरा कहानी समझ में आया, है ना? चलिए एक आखिरी बात पूछ लेता हूं, फिर आप ये सब नोट करें जरा, ठीक है? मुझे ये बताइए क्या सीखा अभी? हुक्स लॉ से डेल्टा इज इक्वल टू PL/A, उसको फॉर्मूले को कैसे लगाना है, क्या लगाना है, समझ में आया? मैथमेटिकली न्यूमेरिकल कैसे करना है। दूसरी चीज पॉइजन रेशियो, समझ में आया? कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है। तीसरी चीज, अगर लोड स्टैटिक से इंपैक्ट बन गया तो उससे कैसे डील करना है, उससे क्या क्या चीजें सीखी हमने, है ना? कि भैया लेंथ बढ़ेगा तो इंपैक्ट स्ट्रेस कम होगा, अगर लेंथ बढ़ती है तो इंपैक्ट स्ट्रेस क्या होती है? बोलो जल्दी बोलो, चैट पे बोलो। अगर लेंथ बढ़ती है तो इंपैक्ट स्ट्रेस कम होती है, तो कहीं लेंथ कम हो गई तो इंपैक्ट स्ट्रेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत? अगर यंग्स मॉडुलस कम होता है तो इंपैक्ट स्ट्रेस के साथ क्या होता है? कम होती है। तो कहीं यंग्स मॉडुलस बढ़ गया तो इंपैक्ट स्ट्रेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? बोलो, कोई दिक्कत? एरिया अगर बढ़ेगा तो इंपैक्ट स्ट्रेस कम होगी, है ना? और सडनली अप्लाइड लोड में इंपैक्ट फैक्टर क्या होता है? 2 होता है। तो क्वेश्चन मैंने अभी क्या रीड आउट किया था कि अगर एक लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो 1.19 mm है, अगर वही लोड सडनली अप्लाइड हो गया तो डिफ्लेक्शन कितना होगा? चलिए जवाब दें, है ना? तो 1.19 इंटू 2 यानी कितना हो गया? 2.28, राइट? है ना? 2.38 सॉरी 2.38 mm। डन है? बताइए, है ना? तो ये पूरी कहानी समझ में आ गई। तो अभी कितने अजम्पशन हुए? 3 अजम्पशन, है ना? देखो अजम्पशन से ही कहानी जोड़ी जा रही है। अब अगला अजम्पशन करेंगे तो अगले कहानी जोड़ेंगे। अगला अजम्पशन हम उठाएंगे कि बार इज प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक मतलब होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो अगर बार प्रिज्मेटिक ना हो तो कैसे डील करना है उसकी बात करेंगे। समझ में आ रहा है? यानी टेपर्ड रॉड की बात कर लेंगे। फिर एक आखिरी असम्पशन होता है कि सेल्फ वेट इज निग्लेक्टेड, तो हम वहीं पे ये बात कर लेंगे कि सेल्फ वेट निग्लेक्ट ना किया जाए तो क्या डील करना है। अरे भैया युवराज कहां से लेस देन 2 हो जाएगा भाई? 1 + 1 समथिंग, तो क्या ये लेस देन 2 हो सकता है? अरे 1 प्लस, अब ये मिनिमम तो मेरे भाई 0 ही हो सकता है ना, ये 0 से कम कहां से हो जाएगा? तो इंपैक्ट फैक्टर कभी भी 2 से कम नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? इसका क्या मतलब है? कितना केजी था ये? 2.5 kg।
तो 2.5 kg जब तक ग्रेजुअली अप्लाइड है, स्टैटिक है, तब तक ठीक है। अगर ये इंपैक्ट बना तो एटलीस्ट दुगना नुकसान करेगा, उसके ऊपर तो कितना भी कर सकता है। समझ में आता है? नॉर्मली अगर एक लोड स्टैटिक से इंपैक्ट बनता है तो लगभग 10 से 15 गुना अंतर करता है, 10 से 15 गुना मिनिमम। ये तो 2 तो बहुत ही मिनिमम हो गया। ठीक है, डन है।